नमस्कार। हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह। आज हम लोग चीन और भारत के बीच सीमा पर जो भी तनाव है, इस मामले को लेकर एक परिचर्चा करेंगे। इसका स्थायी समाधान क्या है? 1962 के युद्ध के बाद पिछले 58 सालों से चीन बार बार हमारी सीमा में घुसपैठ करता रहा है। इसे किस तरह से स्थायी तौर पर शांत किया जाए, इस समस्या को कैसे इसका समाधान किया जाए, इसी को लेकर हम आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं। एक है सेवानिवृत्त कर्नल हैं सब्यसाची बागची। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं प्रवीर सन्याल जी, आपका भी स्वागत है सर। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कर्नल सब्यसाची बागची से। सर, आपकी पोस्टिंग चीन की सीमा पर लंबे वक्त तक रही है, 67 हो और 62 हो। मुझे ये जानना है कि आज वर्तमान में सीमा पर भारत की क्या स्थिति है, चीन के मुकाबले हमारी सामरिक स्थिति क्या है, हमारी सीमा की क्या स्थिति है और किस तरह से इस समस्या का एक समाधान किया जाए, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि 1962 में जो घटना हुई उसका शुरुआत हुआ था 1954 के दौरान, यानी 54 साल में जो चीज शुरू हुई 62 में उसका नतीजा हमारे को दिखने को मिला। 54 साल में पंचशील एग्रीमेंट, उसके बाद जब सिग्नेचर हुआ बिटवीन नेहरू एंड चौ एन लाई, तो चीनियों ने उसी वक्त ये जो क्लेम है अक्साई चीन के ऊपर, वो क्लेम कर चुकी थी। और पंचशील के सिग्नेचर करते हुए और 62 के बीच में उन्होंने अक्साई चीन पर अपना दखल भी ले लिया। उस टाइम पर उन्होंने कहा था ये जगह हमारे को दे दीजिए। जो नेहरू जी, शायद इतना ताकत नहीं था, इतना साहस नहीं थी नेहरू जी के पास जिस टाइम पर, जिसके कारण वो जगह दे दे। उस टाइम पर चीनियों ने कहा था कि ठीक है, अगर थोड़ा बहुत बॉर्डर एडजस्टमेंट कर ले तो हम 20 किलोमीटर 20 मील पीछे आगे पीछे हट जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। ये नहीं हुई। इसका कारण एक है कि सबसे बड़ा गलती जो हमारे नेताओं ने की वो है तिब्बत के ऊपर चीनियों का सॉवरेनिटी ये मान लेना। चीन हमारा नेबर नहीं था, कभी भी नहीं। हर वक्त तिब्बत हमारा नेबर था और तिब्बत के साथ ब्रिटिशर्स का एक किस्म का एक स्पेशल रिलेशनशिप था। ऑटोनोमस तिब्बत के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप। तो चाइना का सॉवरेनिटी तिब्बत के ऊपर एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ये था कि दो बड़ा राष्ट्र, एक भारत और एक चीन, एक दूसरे के आसपास में आ जाए, एक दूसरे के नेबर बन जाए। एक दूसरे के जब नेबर बन गया तब नेचुरली बॉर्डर प्रॉब्लम उभर के आएगा। और तिब्बत के साथ कभी भी भारत का बॉर्डर डिलिनिएशन नहीं हुआ था, यानी आज तक भी तिब्बत के साथ भारत का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर डिलिनिएट नहीं हुआ है। ये दिस इज नंबर 1। नंबर 2 है, जब तिब्बत के ऊपर हमने चीनियों का जो सॉवरेनिटी मान लिया, अब तिब्बत मेनलैंड तिब्बत के साथ और मेनलैंड चाइना जाने के लिए एक जिंगजियांग प्रोविंस आता है जो अक्साई चीन से लगा हुआ है। और उस जिंगजियांग प्रोविंस इसीलिए जरूरी है अगर काल कोई कुछ चीज मेनलैंड तिब्बत में हो जाए, मेनलैंड चाइना के साथ ये जो कनेक्शन ये जिंगजियांग प्रोविंस के थ्रू जो लद्दाख में अक्साई चीन के पास है। और इस जिंगजियांग प्रोविंस अभी भी इस समय पर उइघुर मुस्लिम्स, इस्लामिक फेथ के लोगों के साथ है, जहां गड़बड़ी चल रहा है, उनका ब्रेन वॉशिंग चल रहा है, उनका इंस्टीट्यूशनलाइज रिफॉर्म्स के बाद चल रहे हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने उस जमाने में, मैंने 50 के दौरान उन्होंने सोच लिया था अक्साई चीन उनको जरूरी है। तो ये है उनका स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ एनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट। अभी क्या हुआ, ये जब उन्होंने ये अक्साई चीन ले ली, उस टाइम पर अगर वो रोक देते, यानी अक्साई चीन जो एज ए पार्ट ऑफ आवर JNK, जम्मू कश्मीर जो है
वो अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का है, और जम्मू कश्मीर एज ए टेरेन इन आफ्टर 47 और पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। तो इस जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन पोर्शन अभी तक चीनियों के हाथ में, इस जम्मू कश्मीर का एक और पोर्शन गिलगित पाकिस्तान वगैरह 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 वो जो है वो सब पाकिस्तानियों के हाथ में। तो हम क्या किए, ये जम्मू कश्मीर का इंडिया का पार्ट होने का बावजूद भी हम उनको मिलाने का कोशिश नहीं किया, जिसके कारण ये जर रह गया, और इसके कारण अभी भी जो प्रॉब्लम है वो है। और चाइनीज का एक चीज माना हुआ है, चाइनीज मानते हैं, वो है कॉन्फ्रंटेशन एंड एक बार कॉन्फ्रंट करेंगे, एक बार कोऑपरेट करेंगे। और यही चीज चलते आ रहा 1967 में सिक्किम में, और उन्होंने इस किस्म का कोशिश किया था कि नाथुला के पास चोला में कुछ जगह झड़प ले, मगर उनको दांत खट्टा कर दिए थे इंडियन आर्म फोर्सेस ने। 1967 के बाद उन्होंने कोशिश नहीं की, फिर आके गलवान में कोशिश किया, वहां 73 डेज के बाद वहां भी थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया, मामला खत्म हो गया। और गलवान के बाद, सॉरी गलवान नहीं, डोकलाम, और अभी गलवान में कोशिश किया। यानी चाइनीज का जो टेक्निक है, ये बॉर्डर बिल्कुल ठीक तरीका से डिमार्केट नहीं किया है, तो कभी बॉर्डर के इस तरफ चले जाओ, कभी बॉर्डर के उस तरफ चले जाओ, जहां भी चले जाओ सोच लो वो तुम्हारा ही है, और कोई अगर उधर से धकेल देने की कोशिश करे तो उनके साथ झड़प लो। तो यही चीज होते रहा, और यही चीज गलवान में। तो पहला बात है किसी भी हालत पर अभी वो 50s का प्रॉब्लम जो है, अक्साई चीन जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, वो वापस लेना जरूरी है। भारत अगर इतना साहस दिखाते हैं, जैसा बहुत दिनों के बाद आर्टिकल 370 और 35A दोनों को एबोलिश करके साहस दिखाया जम्मू कश्मीर में, तभी चीनियों के साथ हमारा समस्या सुलझेगा। इसके अलावा चीनियों के साथ हमारा समस्या सुलझने का कोई अवकाश नहीं है। इतना पहले थोड़ा वो जो आप पहले बात आए थे, यही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है प्रदीप सन्याल जी, हम अब आपको इसमें शामिल करेंगे। 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, 58 साल बीत गए हैं। आज भारत की आबादी 130 करोड़ है और 65% युवा है। हम एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर दुनिया भर में उभर रहे हैं, बावजूद इसके चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है जिसकी वजह से चीन ऐसी हिमाकत कर पाता है? क्या भारत की तरफ से कोई कमी है? चीन की विस्तारवादी नीति तो है ही, क्या हमारी सरकार कहीं कमजोर पड़ रही है, या पूर्व की कोई गलती है जिसकी वजह से बार बार ऐसा हो रहा है? दो बात मैं बताना चाहता हूं। पहला चीज, हमारे देश का नेतृत्व बहुत कमजोर था, जिसका फायदा चीन ने उठाया है 1962 में, जो पहले स्पीकर ने बताया है। चाइना को हमें समझना चाहिए, चाइना का नेबरिंग देश जो है, उसके साथ जो देश लगे हुए हैं 14 देश है, और चाइना का जमीन और समुद्री विवाद 23 देश से है। तो चाइना का, जिसको हम बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग, चाइना का एक मकसद है थोड़ा थोड़ा करके जमीन हड़प लिया जाए, और उसने इंडिया के साथ यही किया है। पहले अक्साई चीन लिया है, जब यूपीए गवर्नमेंट के दौरान पर तकरीबन 650 वर्ग किलोमीटर का इलाका उन्होंने कब्जा किया है, और अभी उन्होंने कोशिश किया है लद्दाख में। तो चाइना के साथ अगर हमें कोई समझौता करना पड़ेगा, इसका हमें एक भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, जो कभी नहीं हो सकता है। एक कमजोर देश एक शक्तिशाली देश के साथ जबरदस्ती दोस्ती कैसे करेगा? क्योंकि कमजोर तो कमजोर ही है, उसका काम है बड़े देश के साथ झुके रहना। और चाइना इंडिया को कई बार बताया है कि हम आपसे 5 गुना बड़ा हैं, आप सिर्फ दबा के रहो हमारे तरह। लेकिन इंडिया भी एक उभरता हुआ देश है, और इंडिया चाइना का अभी पहले जो कदर करता था, डर के मारे में
अभी वो उतना कदर नहीं करता। और चाइना को अभी इस टाइम पर जो मोबिलाइजेशन हुआ, इंडिया ने एक ही इक्वल टाइप का मोबिलाइजेशन करके चाइना को दिखा दिया कि हम भी आपके साथ मिलिट्री के लिहाज से हम आपके साथ जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। उन्होंने भी तकरीबन 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन लद्दाख के सेक्टर में भेजा, तकरीबन 100-150-200 टैंक्स। हमने भी वही किया, तकरीबन 200 टैंक, 100 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भेजे, तकरीबन 10,000 ट्रूप्स भेजे, हवाई जहाज को हमने फॉरवर्ड स्टेज किया, मिसाइल्स, एयर डिफेंस, ये सब कुछ हमने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया। और चाइना को हमने बता दिया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चाइना समझ गया। इसके एक और चीज हमें समझना चाहिए, चाइना के ऊपर काफी दबाव है। एक दबाव है अंदरूनी दबाव। चाइना के लोग जी जिनपिंग से बहुत खुश नहीं हैं। ये कोविड-19 के का जो रिएक्शन था चाइना के अंदर में, लोग खुश नहीं हैं। चाइना के ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर भी है, क्योंकि कोविड-19 से चाइना का एक्सपोर्ट काफी कम हो गया है। चाइना के साथ आसियान कंट्रीज के साथ जमीन समुद्री का विवाद है, और पहली बार आसियान कंट्रीज एकजुट होकर उन्होंने चाइना को जवाब दिया ये डिस्प्यूटेड आइलैंड में। अमेरिका ने कुछ और किया, उन्होंने वहां पर साउथ चाइना सी के इलाके में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, निमिट्स, रूजवेल्ट और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना को क्लियरली बता दिया है कि हम भी शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास बहुत अच्छे लड़ाई करने का अस्त्र है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना का दबाव ऑस्ट्रेलिया से भी है, जापान से भी है, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, अभी प्राय ये जितने भी देश है साउथ ईस्ट एशिया के, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ चाइना का रिश्ता अच्छा नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने लद्दाख में जो करने का कोशिश किया वो हमें पता है। गलवान में जो हाथापाई हुई, हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारे 20 जवान मरे, एक कर्नल मरा। चाइना का क्या नुकसान है चाइना ने अभी तक नहीं बताया। उनका जो एक पार्टी का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने ये बताया कि हमारा कैजुअलिटीज क्या है हम ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें चाइना के लोग और भारत के लोग शायद भड़क सकते हैं। लेकिन भड़कने वाली बात तो अलग ही है। हमारा जो अनुमान है, जो इनफॉर्मली हमें पता चला है, चाइना का भी तकरीबन 50 से 65 कैजुअलिटीज हुए हैं, जिसमें उनके पीएलए के जवान ऑफिसर्स मरे हैं और काफी बुरी तरह घायल हुए हैं। जब ये झड़प हुआ था, हमारे पोस्टों ने देखा कि एम्बुलेंस में लेकर चाइनीज पीएलए के जो ट्रुप्स जिनको चोट पहुंची थी उन्हें पीछे ले जाते हुए देखा, मरे हुए पीएलए ट्रुप्स और जिनको चोट लगा था। अभी इन हालतों में हमारे चाइना और इंडिया के बीच में कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है, तकरीबन 3 मीटिंग हुई है, कोई नतीजा नहीं निकला है। इसलिए मीटिंग एक हायर लेवल पर अभी कर दिया है। हमारे एनएसए अजीत डोवल और उनके जो चाइनीज मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ बातचीत हुआ है। इसका परिणाम क्या होगा? हमने चाइना को समझा दिया है कि अगर बॉर्डर में कुछ होता है हम जवाब देने के काबिल हैं। चाइना के अंदर एक अंदरूनी दबाव है, लोग खुश नहीं हैं। चाइना के ऊपर विदेशी देशों का भी रिश्ता खराब हो गया है।
अभी चाइना इसे कैसे संभालेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता है कि अगर कोई चाइना ने ऑलरेडी ट्रुप्स वापस करना शुरू कर दिया है फिंगर 4 से, गलवान से, और 2 ऐसे जगह है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, पेगोंगसो और डिप्सांग। डिप्सांग के इलाके में ना हम वहां पर टैंक आईसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना को ये पता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का लड़ाई करने का एक्सपीरियंस है जो चाइनीज आर्मी का नहीं है। चाइना ने लास्ट लड़ाई लड़ा था 1979 में वियतनाम के साथ, और पूरी तरह चाइना ने मार खाया था। इसके बाद उन्होंने अपने देश के लोगों पर ही हमला बोला था तिनमेन स्क्वायर में जब विद्रोह हुआ था। इसके अलावा चाइना के आर्म्ड फोर्सेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई करने का। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास वो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और गलवान में जब वो हाथापाई हुआ है, चाइना को पता चल गया है कि इंडियन ट्रुप्स कितने ऑफेंसिव हैं। तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया ने एक और बड़ा चीज किया है, चाइना के ऊपर इकोनॉमिक फ्रंट पर दबाव डाल दिया है। 59 एप्स उनके कैंसिल कर दिया है। चाइना के सोशल मीडिया में किसी ने बताया है कि उन्हें तकरीबन $50 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। ये 59 एप्स हमने जो कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा बड़े बड़े ठेकों को हमने रद्द कर दिया है या रोक दिया है। जैसे MTNL और BSNL को चाइनीज हुआई या किसी कंपनी को हमने ठेका दिया था 4G अपग्रेडेशन का, वो हमने कैंसिल कर दिया है। रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स 2 थे, एक मेरठ दिल्ली और एक मुंबई में, वो भी हमने कैंसिल कर दिया है। नितिन गडकरी ने क्लियरली बताया है रास्ता बनाने का ठेका हम किसी चाइनीज कंपनी को नहीं देंगे। और इंडिया अभी दोबारा ये सोच रहा है कि चाइना के ऊपर और इकोनॉमिक प्रेशर हम कैसे डालें। काफी चीजों के ऊपर हमने टैक्सेस बढ़ा दिया है। तो एक तरफ मिलिट्री की तरफ से हम तैयार हैं, दूसरी तरफ हम चाइना के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये बिजनेस और इस तरह से। इंडिया ने जो किया है उसका सपोर्ट प्राय सभी देशों ने किया है। किन किन देशों ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया है? एक है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान एक भिखारी देश हैं, उनके पास अपने खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो इंडिया को क्या आंख दिखाएंगे। तो अभी हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है। प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था ले में, विश्व ने उसका काफी सराहना किया है। और क्योंकि चाइना को रुककर इंडिया ने जवाब देने का साहस किया है, अभी छोटे छोटे देशों जिसके ऊपर चाइना काफी हावी हो गया था, वो देश अभी चाइना को अभी जवाब दे रहे हैं। रिसेंटली भूटान ने चाइना के ऊपर दोष लगाया कि वो उसका जमीन खाने का कोशिश कर रहा है। नेपाल में हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर ओली नेपाल, वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी नेपाल के लोगों ने भी ये प्रश्न उठाया है कि चाइना नेपाल का जमीन हड़प रहा है और हमारे देश के रूलर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो चाइना के ऊपर काफी दबाव है। इस दबाव का हमें फायदा उठाना चाहिए। हमारे देश के जो लीडर्स हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको एक प्लान बनाना चाहिए। चाइना को हमें सिर्फ रोकना नहीं है, चाइना को हमें खदेड़ना है। ये हमारा असली मुद्दा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा, इकोनॉमी ठीक करना पड़ेगा, अपना मिलिट्री को और अच्छा तैयार करना पड़ेगा, और फिर जब समय आएगा हम इसका जवाब देंगे। यही मेरे को कहना।
सब्यसाची सर, आपने कहा, आपने दो बातें कही। पहली बात आपने ये कही कि तिब्बत के साथ हमारे देश की सीमा फिलहाल तय नहीं की गई है, जिसकी वजह से चाइना लगातार हमारी सीमा में घुसपैठ करता है। और दूसरी बात आपने कही कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी किया, उसी तरह से अक्साई चीन पे हमें अपना कब्जा दावा ठोकना होगा कि ये हमारा है। आपको क्या लगता है कि 15 और 16 जून की रात जो चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई और हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद अब सैन्य स्तर की वार्ता हुई है, कूटनीतिक वार्ता हो रही है और चीन पीछे हट रहा है। तो क्या भारत को जब चीन पीछे हट जाए तब इस मामले को छोड़ देना चाहिए या हमें चाइना पर दबाव बरकरार रखना चाहिए? क्या हमें सैन्य कार्रवाई करने की भी जरूरत है ताकि स्थायी तौर पर चीन कभी भी भारत में प्रवेश न कर सके, ऐसी व्यवस्था हो सके? मैं ब्रिगेडियर सनवाल के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि चाइना का इंटीरियर हालत इतना बिगड़ गया है कि चाइना आप एक किस्म से हवा तो बहुत बड़ा है कि चाइना बहुत बड़ा पावर है वगैरह वगैरह, वो मैं मानता हूं कि चाइना अभी उतना बड़ा पावर नहीं है। इंटीरियर प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पहले तो मैं एक फिगर थोड़ा देना चाहूंगा। जैसा ब्रिगेडियर सन्नाल ने कहा, तो चाइना अब तक उनका वॉर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कम है बनिस्बत इंडिया का। अगर कैजुअलिटी फिगर भी देखे, इंडिया का आज तक का इस 70-71 साल में इंडिया का मिलिट्री कैजुअलिटी है 26,000। चाइना का सिर्फ वियतनाम में और कैजुअलिटी है, और चाइना का कैजुअलिटी है आपका 26,000। इसके अलावा हालांकि वियतनाम का कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है, चाइना का कैजुअलिटी सिर्फ वियतनाम में 26,000 है। और यूएसए का कैजुअलिटी वियतनाम में और बहुत ज्यादा था। एज इट इज दिखा जाए तो 36,000 कोरिया में, 58,000 कैजुअलिटी वियतनाम में यूएसए का। तो मिलिट्री लड़ाई जो है ना, ये एक किस्म से इन इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं चलता है कि 20 आदमी मर गए, 100 आदमी मर गए, 1000 आदमी मर गए, इतना आदमी मर गए। इतना है कि अल्टीमेटली जिस एम को लेकर लड़ाई शुरू हुआ था वो एम सफल हुआ है कि नहीं। एक पहला बात है कि 1950s के टाइम पर से एम था चाइना का, इंडिया का नॉर्थ में ये जो जगह है झड़प लेना, अभी तक नहीं ले पाए हैं किसी भी कारण। और वायलेंस के थ्रू तो लेना बिल्कुल नामुमकिन है, संभव नहीं। हाँ, क्योंकि चाइना चाहे कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, इंडिया का भी डिफेंस इतना कम नहीं है। एक फिगर देख रहा था मैं, चाइना यूएसए 702.5 बिलियन 2018 में उसका डिफेंस बजट था। चाइना का यूएसए के बनिस्बत सिर्फ 207.6 ये है 2018, इंडिया का 62.1। तो दिखा जाए तो 207.6 चाइना का और इंडिया का है 62.1। ये अगर आप फिगर में देखें कंपेरेबल नहीं है, मगर ये आपको सोचना पड़ेगा चाइना इज ए डिक्टेटोरियल ऑथोरिटेरियन कंट्री। ठीक है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का है। डेमोक्रेटिक कंट्री का पॉलिसी मेकर्स का जो पॉपुलर बेस है वो एक डिक्टेटोरियल कंट्री से भी काफी सख्त है। अगर सख्त नहीं रहता तो रशिया डिक्टेटोरियल कंट्री था। 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ। 1991 के बाद आज तक रशिया का क्या हालत है? रशिया कहाँ चला गया? जो एक जमाना में यूएसए को टक्कर देने वाले थे, आज टक्कर तो दूर की बात है। तो चाइनीज का जो शी जिनपिंग जो है, एक चीज बताया है कि पिछले 20 सालों में दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हो चुका है। और शी जिनपिंग ने बोला है, और क्या परिवर्तन हो चुका है? शी जिनपिंग का मतलब था
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद खत्म होने के बाद बाइपोलर वर्ल्ड बन गए थे। उसके बाद 1991 रशियन जो पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट हुआ, उसके बाद यूनिपोलर इंडिया वर्ल्ड बन गए थे। यूनिपोलर वर्ल्ड से अभी इस वक्त अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है। चाइना खुद को एक पोल मानते हैं, तो यूएसए एक पोल, चाइना एक पोल, इंडिया भी एक पोल है। हाँ, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो चाइना जो चाहते हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की जगह में जैसा यूएसएसआर के साथ था, रशिया के साथ था, वो बाइपोलर वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। और बाइपोलर वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर है, हमारा आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। अभी शी जिनपिंग, उनका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को पहले 11 मेंबर्स थे, अभी सिर्फ 7 ही मेंबर है। 7 मेंबर में सिविलियन मेंबर सिर्फ एक है, वो है शी जिनपिंग। हम इसको सोच ही नहीं सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर देश का हेड है, हमारे प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है, हमारे को इतना दिन बाद नरेंद्र मोदी के टाइम पर आज सीडीएस मिला, जिसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत दिनों से बात करते थे। इतना होने का बावजूद भी शी जिनपिंग का चाइनीज पीएलए के ऊपर जो कंट्रोल है, हमारा पीएम का वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री एक अलग ढंग से चलते, डिक्टेटोरियल कंट्रीज अलग ढंग से चलते। क्या बताया उन्होंने बोला है बाय 2035 बोल रहा है, ऑफिसर्स वर आस्क्ड टू बिल्ड द पार्टी विद इन द मिलिट्री, इंटेंसिफाई कॉम्बैट रेडी ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस, carefully consider strategic issues, strive to make PLA into a world-class military in 21st century and global leader by 2035। मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया का रहते हुए मैं कहना चाहता हूँ, बाकी दुनिया के पावर का रहते हुए चाइनीज के जो ड्रीम है ये पूरा नहीं होने वाला है। रशिया ने भी ऐसे कुछ ड्रीम सोचे थे, चाइना सोच सकते हैं। Everybody is free to think, so they can think, but चाइना को याद रखना चाहिए, आज रोमन एम्पायर नहीं है, आज पर्शियन एम्पायर नहीं है, आज ब्रिटेन का पावर नहीं है, आज इंडिया इतना पुराना पावर होने का बावजूद, इंडिया एक्सटर्नल एग्रेशन कभी ना करने का बावजूद, आज इंडिया एज ए सिविलाइजेशन वर्ल्ड सिनेरियो पर इस तरीके से हावी हुआ है कि स्वामी विवेकानंद का जो फोरकास्ट है, दिस एट द सेंटर इंडिया विल बी देयर। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, কারণ ভারতবর্ষে গণতন্ত্র আছে। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, কারণ ভারতবর্ষে ডিসেন্ট্রালাইজ পাওয়ার স্ট্রাকচার আছে। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, কারণ ভারতের 125 কোটি লোক তারা আজকে জেগে উঠেছে, তারা আজকে জানে কিভাবে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়। ভারত আজকে যেটা টার্গেট নিয়েছে বাই 2000 আর 5 বছরের মধ্যে $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি হবে, আর ভারত সেই $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমির পথেই চলছে। তাই যাই কিছু হোক না কেন, বর্ডারে যা কিছু হোক না কেন, ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সেস কেপেবল তাকে জবাব দেওয়ার জন্য। যারা ভিয়েতনামকে হারাতে পারলো না, যারা 67-এ সিকিমে চোলা নিতে পারলো না, তারা ভারতের উত্তরাঞ্চল বা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নেবে? ইন্ডিয়া কি এতই সোজা জায়গা? এ মহাভারত রামায়ণের দেশ, এ ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন, ভারতীয় সংস্কৃতি সবার সঙ্গে এক হয়ে চলতে চায়, সাস্টেনেবল ওয়ার্ল্ড তৈরি করতে চায়, শ্রীনন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্র বলতে চায়, বসুধৈব কুটুম্বকম বলতে চায়, সর্বে সন্তু নিরাময়া বলতে চায়। আমরা মানুষের জন্য কাজ করি, আর আমরা দরকার পড়লে চণ্ডাশোকের জায়গায় ধর্মাশোকও হতে পারি। আমরা চণ্ডাশোক হওয়াতে বিশ্বাস রাখি না, আমরা ধর্মাশোক ব্যাপারটাই পছন্দ করি। সেদিনও দলাই লামা বলেছেন ইন্ডিয়ার এই যে সিভিলাইজেশন, এই সিভিলাইজেশনই একদিন। আর উনি যেরকম অতিথি হিসেবে আজ এতদিন ভারতবর্ষে থেকে নিজেকে একজন সম্মানীয় অতিথি মনে করছেন, তো ইন্ডিয়াতে সারা পৃথিবীর মানুষ একদিন ইন্ডিয়ার পথ ধরেই চলবে, এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ভারতীয় সেনাবাহিনীরও কোনো সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষের পলিটিশিয়ানদেরও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ এতদিন বাদে হয়তো লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পরে আমরা সেরকম একজন যোগ্য প্রধানমন্ত্রীও পেয়েছি।
ठीक है, आपने बांग्ला में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद बहुत दिनों बाद हम लोगों ने नरेंद्र मोदी की तरह एक सख्त प्रधानमंत्री हमारे देश में बने हैं, और अगर भारत को कोई आंख दिखाए तो हम उसका जवाब देना भी जानते हैं। बतौर बावजूद क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री वो प्रधानमंत्री थे जो ऑपरेशन रूप में आके ब्रीफ होते थे इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के दौरान, मगर आर्म फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिए थे। यही प्रधानमंत्री इस बार आर्म फोर्सेस के ऊपर सारा चीज छोड़ दिए। यानी लोकल जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में वोकल होने के लिए आर्म फोर्सेस ही ठीक है, बहुत है, दिल्ली को आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रवीर सर, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे हम कि भारत और चीन के बीच ये तनाव पिछले 58 सालों से चल रहा है। आपने कहा था कि हमें जिस तरह से भी हो चीन पर एक दबाव बरकरार रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो हमें अपनी ओर से पहल करके सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए चीन के खिलाफ और इसका समाधान ढूंढना चाहिए? नहीं, ये ना हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना पड़ेगा। चीन एक ऐसा देश है, ये उनका हिस्ट्री है, वो कोशिश करते हैं आसपास देशों का जमीन कैसे वो कब्जा करेगा, और वो करते आ रहा है। अभी इसे हमें रोकना है पहला चीज। अभी हम जब एक देश का ताकत क्या है, देश का ताकत सिर्फ मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री एक जरूरी अंश है, लेकिन वो सब नहीं है। देश का आर्थिक अवस्था, देश का डिप्लोमेटिक लिंक्स बाकी देशों के साथ, हमारा मेल मिलाप कैसा है, हमारे आसपास देशों के साथ हमारा कैसा वर्ताव है, मेल मिलाप है, ये सब चीज हमें ये देश का पावर को बढ़ाता है। तो अभी फिलहाल हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि हमारा ये जो चाइना के साथ ये जो मसला खड़ा हुआ है, हमने इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है। हमने बताया है हर एक देश को कि चाइना जो कार्रवाई कर रहा है लद्दाख में वो ठीक नहीं है, और इसके बरखिलाफ हम एक्शन लेने के लिए हम भी तैयार हैं। और लोगों ने भी, खासकर यूएसए ने भी ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया है, और उसने चाइना को क्रिटिसाइज किया है, चाइना को कोसा है कि आप लोग ये जो काम कर रहे हो, ये जो मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हो लद्दाख में, ये ठीक नहीं है। अभी हमारे सोच में कुछ बदलाव आया है। पहले हम सोच ये था कि जिस इलाके में चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम है, हम सिर्फ उसी इलाके के बारे में बातचीत करेंगे और चाइना को वहां पर रोकने का या कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। अभी इंडिया को पता है अगर लद्दाख में अगर कुछ होता है, इंडिया के पास काबिलियत है, हम अरुणाचल प्रदेश में कुछ कर सकते हैं, हम हिमाचल के इलाके में, उत्तरांचल के इलाके में जहां पर चाइना का बॉर्डर हमारे साथ है, हम वहां पर भी कुछ मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं, एक काउंटर एक्शन कर सकते हैं। तो चाइना को अभी शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इंडिया का ध्यान सिर्फ लद्दाख में नहीं है, इंडिया का ध्यान काफी दूसरे और जगह पर भी बढ़ गया है। रिसेंटली चोला में पाकिस्तान बता रहा हूँ, चाइना के पेट्रोल्स इंडिया में आ गए थे, वहां पर हाथापाई हुई, हमारे लोगों ने, हमारे आर्मी वालों ने चाइनीज पेट्रोल्स को मार पिटाई किया है। और सिर्फ यही नहीं है, सिक्किम के बॉर्डर विलेजेस में हमने सरकार की तरफ से आर्म्ड वॉलंटियर्स हमने तैयार किए हैं कि अगर चाइनीज पेट्रोल ये सिक्किम के बॉर्डर विलेजेस में अगर आ जाते हैं तो उनको भी कुछ मुश्किलात झेलना पड़ेगा, वहां के लोगों शायद फायर खोल दे। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस या आर्मी ही करेगा। तो चाइना को हमने काफी मैसेज दे दिया है। और जैसे कि मैं बता रहे थे 67 में पहले चाइना ने इंडिया को थ्रेटन किया था कि आप नाथुला छोड़ दो, लेकिन वहां के जो हमारे कोर कमांडर थे
उन्होंने इंडियन ट्रुप्स को बताया कि मुंह तोड़ जवाब देना है, और चाइना का वहां पर काफी कैजुअलिटी हुआ था नाथुला में और चोला में। तो चाइना को काफी एक्सपीरियंस हो गया है कि इंडियन ट्रुप्स कितने ऑफेंसिव हो सकते हैं। मैं डोकाला का कंपनी कमांडर था 1979-81, तब वहां पर एक सिर्फ हमारा कंपनी था। लेकिन अभी ये जो 2017 में जो डोकाला का जो मसला खड़ा हो गया, अभी हमारा डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, और चाइना को ये पता है कि अगर डोकाला में या डोकलम में अगर वो कोई मिलिट्री एक्शन करना चाहे, उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का डिप्लॉयमेंट अभी बहुत सख्त हो गया है और बड़ा हो गया है, और काफी प्रकार के हमने वेपन्स वहां पर हमने डिप्लॉय किए हैं। तो इसीलिए शायद इसी कारण से चाइना ने वहां पर डोकाला में कुछ नहीं किया है। चाइना का मीडिया बार बार हमें डराता था कि हम डोकाला ही नहीं, पूरा सिक्किम को हम कब्जा कर लेंगे। कुछ नहीं हुआ। वैसे चाइना का मीडिया अपने लोगों को खुश करने के लिए ये सब खबर छापता रहता है, वो जो ये उनका देश का मामला है। प्रश्न ये है हमारा तैयारी क्या है। हमारा तैयारी सिर्फ मिलिट्री का तैयारी नहीं होना चाहिए, हमें इकोनॉमी में ये जो हम ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, उस पर भी हमें चाइना को हमें टक्कर देने का कोशिश करना चाहिए। आज ही मैं न्यूज में सुन रहा था बिजनेस चैनल्स में, इंडिया अभी बड़े बड़े कंपनीज के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ बात कर रहा है कि चाइना से जो हम रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, क्या हम यही चीज देश में बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। अगर बनाना चाहें तो हम कितने जल्दी हम ये करना चाहते हैं। जैसे पहले कुछ सालों तक हम जो दवाई जो बनाते हैं, जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं, 80% का रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी वो काफी कम हो गया है। इसी मुताबिक चाइना के ऊपर स्टील हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी और बाकी टैक्सेस हमने लगा दिया है। हम हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, हम उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो चीज जो हम देश में बना रहे हैं वो भी सस्ता हो जाए और हम उसे एक्सपोर्ट किया जाए। हम इसके बारे में काफी सोच विचार कर रहे हैं कि चाइना से हम जो इंपोर्ट करते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए समय लगेगा, लेकिन कोशिश जारी है। तो मिलिट्री वाइज हमने चाइना के साथ हमने जो करना था हमने कर दिया है। हमने पूरा विश्व को दिखा दिया है कि चाइना को हम टक्कर दे सकते हैं, ये काबिलियत हम में है। लेकिन अपनी जगह पर भी हमें और ध्यान देना पड़ेगा। यस सब्यसाची सर, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। एक ही चीज कह रहा था कि नॉर्दर्न एरिया में तो हम बिजी है चाइना के साथ। जो न्यू डेवलपमेंट है, अपना जो सी रूट है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, वहां इंडिया का जो रोल है वो अभी बढ़ते गया है, जिसके कारण एक क्वाड्रिलैटरल फोर्स उभर के आ रहे हैं, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और ये इतना जरूरी है आने वाले दिन में। वो कारण यह है कि चाइना का ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर जो ऑयल लाइफलाइन है, वो ऑयल लाइफलाइन अगर थ्रेटन्ड हो जाए, चाइना का जो आज का जो एनर्जी बेस्ड इंटरनल इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। जिसके कारण आज चाइना कोशिश कर रहे हैं साउथ चाइना सी का, क्योंकि भारत साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक इंडियन ओशन लेके वो अरेबियन ऑयल लेने के लिए आते हैं। कोशिश ये किया उन्होंने, बेल्ट माने एक रास्ता और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइनीज टेरिटोरी से कराची के ग्वादर तक रास्ता बनाने का, जिससे कि वो उस रूट से
और ऑयल को लेके जा सके इत्यादि। तो ये जो है क्वाड, ये भी एक नया डेवलपमेंट है। यानी अगला दिन का चाइनीज के साथ अगर कोई लड़ाई हो, वो नेवल वॉरफेयर भी होगा, वो सिर्फ आर्मी बेस्ड और एयरफोर्स बेस्ड वॉरफेयर नहीं रहेगा। एक चीज और बोल के मैं खत्म करूंगा। मैं एक ऑयल डिपेंडेंसी देख रहा था यूएसए का, और ऑयल डिपेंडेंसी है वर्ल्ड ऑयल के ऊपर 39.9, मैंने होता 20.7% डिपेंडेंट वर्ल्ड ऑयल में। चाइना वर्ल्ड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है 11.1। हमारा इंडियन का वर्ल्ड ऑयल डिपेंडेंसी परसेंटेज वाइज 3.9, बहुत कम। जापान का 5.3 और कोरिया का 2.6। ये जो मैंने क्वाड बोला था, ये अगर इस परसेंटेज को मद्देनजर रखें तो चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा अगला दिन इंडिया के साथ दुश्मनी लेना। वो लेने के लिए 10 बार सोचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का। हम लोगों ने ये चर्चा की, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आई है। एक, तिब्बत के साथ हमारी सीमा का रेखांकन होना चाहिए। दूसरा, चीन पर हर तरफ से रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य दबाव बनाए रखे जाने की जरूरत है। और तीसरी, चीन पर जो हमारी आर्थिक निर्भरता है उसे कम किए जाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर सान्याल और कर्नल सब्यसाची, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद, नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।